हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सो आई एम रियली हैप्पी बीइंग बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा भी कोई चैनल है यूट्यूब का। सो आज 234 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट स्टिल लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके रखा है मेरी चैनल को। मतलब आभार आप सभी लोगों का। एंड जो भी नए व्यूअर्स या जो भी नए लोग अभी जुड़ेंगे मेरे यूट्यूब चैनल से, उन सभी को बता दो कि माई सेल्फ दिपेश एस गोखले। आई जस्ट completed my post graduation in industrial psychology. I qualified my UGC NET exam and GSET exam in December 2023 session. Earlier, I used to post vlogs and some funny content on my YouTube channel with Abhishek and my friends. But अब वो ज़माना चला चला गया है. Now being passionate about teaching and academics, I restarted this YouTube channel and now will be focused on studying psychology and its components. So yeah, welcome all. ठीक है। सो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो इतिहास में थोड़ा सा हमको पुराने ज़माने में, लाइक एंशंट ग्रीस में जाना पड़ेगा, जहाँ पे फिलोसॉफी और फिलोसोफर्स लोगों का जन्म हुआ था, लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, हिपोक्रेट्स, होमर, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे फिलोसोफर्स हमारे हिंदुस्तान में भी हुआ करते थे, ऋषि मुनि महाराज हुआ करते थे। बट अभी हमको ग्रीक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिलोसॉफी इज मदर ऑफ ऑल द साइंस। और अगर आप कोई भी प्योर साइंस अगर उठा के अगर आप देख लो, तो उन सब की जो जड़ें हैं, उन सब के जो रूट्स है, आपको ग्रीक फिलोसॉफी या प्रॉपर ग्रीक फिलोसॉफीज के अंदर ही मिलते हैं। सो बट बिफोर गोइंग बैक इन द टाइम इन द एंशियंट ग्रीक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिलोसॉफी। फिलोसॉफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फिलोसॉफी है क्या? फिलोसॉफी इज बेसिकली टू सीक ट्रूथ, सच्चाई को जानने की कोशिश, पहचानने की कोशिश, हम कौन है, ठीक है। ये सब जो बड़े बड़े जो एकदम क्वेश्चंस, इसको फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है। उसको फिलोसॉफी कहते हैं बेसिकली। बट अगर हम थोड़ा फाउंडेशनल मीनिंग या एक फंडामेंटल मीनिंग अगर हम देखें फिलोसॉफी का, टू सीक ट्रुथ इज द फंडामेंटल फाउंडेशनल थॉट ऑफ फिलोसॉफी इज टू सीक द ट्रूथ। अब वो कैसे पहचानोगे, कैसे पता लगेगा, वो तो बात की बात है। बट बिफोर दिस, ये फिलोसॉफी पहली बात तो एग्जिस्ट में आया क्यों? मतलब ऐसा तो क्या हुआ यार लोगों के साथ कि लोगों को ये सच्चाई की राह ढूंढने के लिए जाना पड़ा। मानता हूं मैं, लोग बड़े क्यूरियस होते थे। पुराने जमाने में यूट्यूब नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, वाईफाई नहीं होता था, टाइम पास में लोग क्या ही करेंगे, तो सच्चाई की राह में निकल जाते थे। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो देर इज अ फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इट। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द होल टॉपिक, ठीक है। अगर आप देखो आज के ज़माने में, अगर बिजली को कड़कता हुआ देखते हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है, जैसे कि बिजली का कड़कना, बिजली गिरना, ठीक है, सुनामी आना, या जो भी है, ठीक है, एक्लिप्स, ग्रहण लग जाना, या जो भी है, ये सब अगर हम आज के युग में, आज के टाइम पे अगर हम ये सब चीज़ों को जब देखते हैं, तब हमको इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना ऐसे स्ट्रेंज महसूस नहीं होता है, बिकॉज वी नो द साइंटिफिक रीजंस, वी नो द साइंटिफिक एविडेंस, वी नो द लॉजिकल रीजंस, कि हमको पता है कि ये सब चीजें क्यों हो रहा है। वी आर लर्नेड, ठीक है, हम लोगों को सिखाया गया है, और इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों का रिसर्च ने हमको ये सिखाया है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा पास्ट में जाइए। इमेजिन कीजिए कि आप एंशियंट ग्रीस के किसी एथेंस के सिटी में हो, सब्जी वब्जी खरीद के मस्त घर पे आए, रात को सोकर एकदम से बिजलियां कड़कने लग गए, ठीक है। और थोड़ा मैं पुरानी बात करूँ, मतलब जब जब इंसानों के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग्स नहीं थी, ज्यादा ज्यादा उनके पास वो नॉलेज नहीं था कि अगर कोई फिनोमिना, जो ये नेचुरल फिनोमिना है, वो क्यों हो रहा है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं था उस समय पे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग डर जाते थे, वो लोग ऐसे एकदम ऐसे भयभीत हो जाते थे, एकदम ऐसे ट्रॉमेटाइज हो जाते थे कि अरे बाप रे बिजली कड़क गई। और उसमें से कुछ थोड़े से अजीब से लोग थे, वो क्या करते थे कि ये सब ऊपर वाले की कोई खतरनाक, वो तुमसे क्रोधित हो चुके हैं बिकॉज तुमने आज किसी साहूकार से उधार लिया है, वो उधार लेना गलत बात है, तो वो क्रोधित हो चुके हैं, आज तुम्हारे पे बिजली गिरेगी। और बेचारा, वो बेचारा पेड़ के नीचे खड़ा, उसके ऊपर बिजली गिर जाए, मतलब तुम क्या ही बोलोगे, है ना। सो अर्लियर पीपल यूज टू डू ऑल दिस थिंग बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर नॉलेज, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार ब्रो नेचुरल फिनोमिनास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मेंटल प्रोसेसेस है। सो जस्ट लाइक नेचुरल फिनोमिना, जस्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन द नेचर, वो लोग के पास ये सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं थे जो इंसानों के साथ घटित हो रहा है। कोई इंसान के अगर मान लो पूरे बॉडी पे रेड 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 स्पॉट्स आ गए, या किसी को कैटारेक्ट हो गया, या किसी को किसी मानसिक बीमारी अगर हो गई है, ठीक है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या जो भी मानसिक रोगी है, स्किजोफेनिया हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, टोकरा ऑलमाइटी के ऊपर फोड़ देते थे कि भाई ये इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, पाप किया होगा, बेकार आदमी है, इसको टपका दो। बिकॉज अरे भाई जानने की कोशिश तो करो क्यों हुआ, उसके विचार की क्या गलती है, अरे बीमार आदमी है क्यों टपका रहे हो, मतलब लाइक यू नो पीपल आर लाइक दैट ओनली। इतनी भी बुरी हालत नहीं थी जितनी बता रहा हूँ मैं, मोटा मोटा एक थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वरना अच्छे लोग थे हम, हमारे पूर्वज अच्छे लोग थे तभी तो आप जी रहे हैं, ठीक है, इतने भी बुरे नहीं थे बट। और स्पेसिफिकली ग्रीक में ये सब चीजें नहीं, मतलब ग्रीक में ऐसी भयानक स्थिति नहीं थी, पूरे देश और दुनिया में ये सब चीजें हुआ करती थी, मोटी मोटी हुआ करती थी, वरना कोई गला दबा देगा मेरा कि तुम तुम्हारे पूर्वज के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। नहीं जी, नहीं, अच्छे पूर्वज थे, उसके बाद थोड़े अच्छे हुए, मतलब बेसिकली। अब वो अच्छे क्यों हुए वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वरना आप लोगों को पता है वो डोरेमोन का एक एपिसोड, अगर उसको अगर थोड़ा सा और रिलेट करना हो इस चीज को जो मैं कहना चाहता हूँ, कि डोरेमोन वाला एक एपिसोड था जिसमें वो हेलिस टेल या हेलिस कॉमेट जेनजी, मतलब जो मेरी जनरेशन है उन लोगों ने शायद एपिसोड देखा होगा या थोड़ा बहुत याद भी होगा, तो वो हेलिस टेल वाला जो डोरेमोन का एपिसोड है वो देखना, थोड़ा सा बहुत रिलेट कर पाओगे। मतलब मैं तो इमेजिन भी कर रहा था कि यार लोग मतलब कैसे दौड़ते होंगे, स्क्रीम करते होंगे, मतलब ऐसा कोई कॉमेट जा रहा है, अरे बाप रे, आई मीन हॉरिबल, यू नो, भाई खतरनाक। बट फिर क्या हुआ, ये अब मुद्दे की बात है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। So yeah, so now people begin to search for the truth of existence. Not just existence, but for the seeking of truth. कि भाई अब अपन थोड़ा सा सच जानते हैं। तो ये जो फिनोमिनाज और ये सब जो चीजें हो रही थी पास्ट में लोगों के साथ, इसकी वजह से लोगों को विवश कर दिया, इन सब फिनोमिनाज, इन सब चीजों ने लोगों को विवश कर दिया कि भाई अब जो भी है इन सब के पीछे की होने की वजह, ठीक है, हमको जाननी पड़ेगी, हमको समझनी पड़ेगी। अरे इंसान है, मतलब उस टाइम में लोगों को लगा कि ओ वी ह्यूमंस डू हैव कॉग्निटिव एबिलिटीज, वी डू ह्यूमंस हैव थिंकिंग एबिलिटीज, हम सोच समझ सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, ओके नाउ वी विल थिंक अबाउट दिस थिंग्स। इन सब के ऊपर फिलोसोफर्स ने बातें करना शुरू किया, और वहां से साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का बीज बोया गया। ठीक है, वेस्टर्न साइड की बात कर रहा हूँ, अगर हम थोड़ा ईस्टर्न साइड पे बात करेंगे तो हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा मनोविज्ञान है, वो तो मतलब वेद पुराण और उन सब से वहां जाके उनके ताल्लुकात हमको पता चलता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ फेमस सेइंग, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट, बिकॉज हमको ग्रीक, वेद पुराण इन सब में जाके इनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का इतिहास, 19-20 का इतिहास हमको थोड़ा बहुत पता चलता है। बट विथ शॉर्ट हिस्ट्री, शॉर्ट हिस्ट्री क्यों, अरे विलियम वोन, अभी जर्मनी, अभी कुछ 2-2.5 साल पहले, साल 100-200 साल पहले, 100-200 साल तो क्या, मतलब 100-200 साल तो अभी कल की बात है, मतलब कि उसने अभी स्ट्रक्चरलिज्म फॉर्म किया, आई मीन उसने नहीं किया था, ही वाज अ फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, नॉट फाउंडर, सॉरी, लोग गाली देते हैं, मतलब गला दबा देंगे मेरा, क्या बोल रहा है ये, बट थोड़ा सा नर्वस, हाँ। सो या सो बैक ऑन द टॉपिक। बट शॉर्ट हिस्ट्री इसीलिए बिकॉज आज 2.5-2 साल पहले ही साइकोलॉजी एज अ साइंस या एज अ प्रॉपर साइकोलॉजी की जो घटना, जो मतलब बोलते हैं ना ऐसी स्थापना हुई है विलियम मुन के द्वारा, तो वो तब से हुई है। ठीक है, उसके पहले जनरली साइकोलॉजी एज अ साइकोलॉजी को तरीके से नहीं देखा जाता था, उसको बस फिलोसॉफिकल चीजों के ऊपर देखा जाता था। ठीक है, सो या सो धन्य हो विलियम मून थोड़ा बहुत अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। एंड आप लोग कमेंट कीजिए विलियम मून का बर्थ डेट, कि उसका बर्थ डेट क्या है, कमेंट कीजिए। कमेंट करने और बर्थ डेट की कमेंट करने इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिसंबर 2023 नेट देने वाले ही इस दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, सो डू कमेंट। या अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जो थे हर एक चीजों का, मतलब जितने भी नेचुरल फिनोमिना है या जो भी चीजें हैं उन सब का जो टोकरा था, जो रीजनिंग थे कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो बोले ऊपर वाला कर रहा है। किसी को अगर कुछ डर लग रहा है या किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो शैतान घुस गया है, या ये सातन कर रहा है, लूसीफर कर रहा है, ये है वो है। सो ये सब जो टोकरा, जो सारा का सारा जिम्मेदारियों का जो टोकरा उठा के लोग
जो ऑलमाइटी और इन सब के ऊपर जो डालते थे उस जमाने में, उसको बेसिकली डिमोनोलॉजी कहा जाता था। ठीक है। सो एक फ्रेज है नो थाईसेल्फ। थाईसेल्फ का मतलब होता है योर सेल्फ, कि खुद को जानो। ठीक से लिखा नहीं किया, एक मिनट। नया नया हो ना, तो क्या है कि थोड़ा सा जम नहीं रहा। बाकी थैंक्स सायन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस पेन टैप। शाउट आउट सायन, 20 रुपीज। सो ठीक है, इतना क्लियर आपको अभी तक का? आई होप सो। जितनी भी हमने ऊपर नीचे जो भी इतिहास के बारे में जो भी हमने चीजें जानी है, आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। सो या, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज आई टोल्ड कि क्यूरियोसिटी फॉर नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन बिहेवियर्स लोगों में धीरे धीरे डेवलप हुआ। एंड देन फिर आया ये आइडिया ऑफ सोल। अब ये सोल का जो आइडिया है वो हमको थोड़ा सा प्लेटो की एलिगोरी, ठीक है, एलिगोरी में हमको थोड़ा पता चलता है। अब वो प्लेटो की जो एलिगोरीज है, जो जो भी जो चीजें हैं, वो थोड़ा हम इसके वीडियो के थोड़ा अंत में जाके जब हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो या ठीक है, तो एंशियंट ग्रीक के जो व्यूज थे, सो एज आई टोल्ड यू, पीपल नाउ बिगिन टू रियलाइज एफिशिएंसी ऑफ रीजनिंग क्यों हो रहा है इन कैलकुलेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल इवेंट्स। ठीक है। ठीक है। अब हमको थोड़े से ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी बेसिक वर्ड्स है, हमको इनको जानना पड़ेगा, तभी आपको आगे की कहानी या आगे की जितनी भी चीजें हैं थोड़ी आपको समझ में आएगी। सो बेसिकली सबसे जो पहला वर्ड है वो नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म बेसिकली जैसे कि मैंने डिमोनोलॉजी बताया था, डिमोनोलॉजी मतलब कहता है कि सारा का सारा टोकरा किसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर फोड़ देना। नेचुरलिज्म ये नहीं कहता, नेचुरलिज्म डजंट बिलीव इन एनी स्पिरिचुअलिटी, he doesn't believe any spiritual world or something like that, no spirits, nothing, no भूत पिशाच निकट नहीं आवे, nothing like that. they purely believe in the natural laws, laws of nature. बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब नेचर है, सब नेचर ही कर रहा है, बिकॉज वी आर नेचर, वी आर रियलिटी। तो जब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हो रहा है ठीक है, होने दो, तुमको क्या दिक्कत है, नेचुरल है जी, सब नेचुरल है, क्या दिक्कत है, सब सब नेचुरल है। अब नेचुरल क्यों है वो तो बात करो, वो तो बात की थी किसी ने। सो ये भी चीज फिर बाद में नकार दी गई, कि ज्यादा इस पे एम्फेसिस नहीं दिया गया। एम्फेसिस दिया गया रैशनलिज्म पे और एम्पेरिसिज्म पे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज जनरली यूजीसी नेट में पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में पूछा जाता है थोड़ा सा, और ये फाउंडेशनल है, मतलब साइकोलॉजी के थोड़ा जो फाउंडेशनल जो चीज है, ये इसकी बात है, रैशनलिज्म। सो यू नो, अपन अपन जब बात करते हुए लोगों से बोलते हैं कि यार थोड़ा रैशनल सोच लिया कर यार, कुछ कभी तो रैशनल सोच लिया कर। सो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल थिंकिंग देन? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल सोच लिया कर? रैशनल इज बेसिकली थिंकिंग विद द लॉजिक। एंड व्हाट इज लॉजिक? कि भी अगर ये चीज अगर ऐसी हो रही है तो इसके पीछे ये ठोस कारण है। अगर 2 + 2 = 4 है तो 2 आम और 2 आम मिला के 4 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते। मतलब लॉजिक कि भाई कुछ लॉजिक है, कुछ कुछ है उसके पीछे, रीजन है। सो प्रूविंग रीजनिंग विद सम लॉजिक is what rationalism is. And now we will talk about empiricism. एम्पेरिसिज्म इज थोड़ा सा उल्टा है, बिकॉज सी एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूवन विथ लॉजिक। एवरीथिंग हम उसको लॉजिकली हर चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते। देर मस्ट बी सम एक्सपेरिमेंटेड थिंग, देर मस्ट बी सम यू नो, सामने वो देखो, देख के पता चले, या सामने कुछ घटना हो रही है उसको देख के अगर हम आर्ग्यूमेंट या आइडियाज को बनाए, तब जाके हम उसको प्रूव कर सकते हैं। हर चीज लॉजिक के बेस पे नहीं चलती है, कुछ चीजें नॉलेज जो है देख के भी पता चलता है। ठीक है। सो जो भी नॉलेज या जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी थ्योरीज आर प्रूवन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ यू हैविंग, मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप जो भी थियोरी, आर्ग्यूमेंट या आइडियाज को प्रूव कर रहे हो, उसको हम एम्पेरिसिज्म एज अ होल कंसेप्चुअल चीज हम उसको देखेंगे। अब इसमें ये पॉइंट आता है इंडक्टिव रीजनिंग का और डिडक्टिव रीजनिंग का, एंड फिर आता है ये मोनिज्म और ड्यूअलिज्म का। अब इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। सो या PIG, ये मैंने आई गेस यूट्यूब में कोई एक मैम थी, उनसे मैंने उनका वीडियो देखा था। तो ये क्रेडिट, ये जो PIG और GDP वाला जो क्रेडिट है वो आई गेस निहारिका मैम थी, निहारिका मैम को जाता है। शाउट आउट टू निहारिका मैम फॉर टीचिंग मी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दिस डिफरेंस। सो या मैं वही चीज वही रिपीट कर रहा हूँ। सो एंड GDP, ठीक है। सो ये जो है ये आपका इंडक्टिव है, बताता हूँ आपको। ठीक है, राइटिंग थोड़ा माफ कर जो, भूल चूक माफ।
और ये आपका है डिडक्टिव। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर और ये है जनरल। सेम यही चीज, ठीक है, जी और टी, जनरल। सो जनरली जनरली क्या होता है, अगर जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी सेंटेंस या कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर से अगर जनरल की तरफ अगर बढ़ रही होती है तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। अगर कोई भी चीज जनरल से पर्टिकुलर की तरफ अगर बढ़ रही होती है तो उसको डिडक्टिव रीजनिंग आर्ग्यूमेंट या जो भी है कहा जाता है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। ठीक है, इंडक्टिव वाला इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। सो पिग, ठीक है, पीआईजी पिग और जीडीपी, तो आप ऐसे इसको आराम से जीवन भर याद कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि लेब्राडोर सेलिब्रेट करता है खाना को देख के। ठीक है, और कौन सा डॉग का ब्रीड है अपना, देसी इंडी डॉग, इंडी डॉग भी सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और कौन सा हो गया, रॉट व्हीलर, बाप रे तो बहुत खतरनाक ब्रीड है, रॉट व्हीलर भी सेलिब्रेट करता है खाने को देख के। सो इसका मतलब सारे अच्छे प्यारे डॉग्स खाने को देख के सेलिब्रेट करते हैं। पेवलो की आत्मा ऊपर से बहुत दुआएं दे रही होगी। ठीक है, सो पर्टिकुलर कि भाई ये डॉग, वो डॉग, 6 डॉग, ये सब डॉग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपन अलग अलग पर्टिकुलर डॉग्स की बात कर रहे हैं कि भाई लेब्राडोर ये है। ठीक है, उसमें से कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, उसको जनरलाइज कर दिया कि भाई जनरलाइज कर दिया, सारे के सारे डॉग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जनरलाइज जो भी चीज होगी उससे अपन आएंगे एक पर्टिकुलर चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, सो जैसे कि हम यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर जाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें कि ऑल ह्यूमंस ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब कभी भी उनकी फाइल निपट सकती है। ठीक, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, अभिषेक इज ह्यूमन, अभिषेक इज ह्यूमन। ठीक है, अभिषेक इज ह्यूमन, सो अभिषेक इज ऑल्सो मॉर्टल। कि भाई हर इंसान मॉर्टल होता है, हर इंसान जा सकता है, अभिषेक भी इंसान है, माइंडेड, अभिषेक भी इंसान है, सो अभिषेक भी मॉर्टल है। ये चीज है, यही चीज है पूरी की पूरी कथा इस रीजनिंग चीज की। आई वुड बी रियली ग्लैड अगर आप जिंदगी में कभी इस चीज को नहीं भूलोगे। सो हम आगे चलते हैं, मोनिज्म और ड्यूअलिज्म की हम थोड़ी सी बात करते हैं। सो या मोनिज्म वर्सेस डुअलिज्म। सो बेसिकली अब जैसे कि पहले तो ये होता क्या है वो तो बात की बात है। ये देखो, इसको थोड़ा सा, why I am making him dirty, sorry। ओके, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं माइंड एंड बॉडी क्या है। सो यहाँ भी जो माइंड एंड बॉडी, तो फिजिकल बॉडी जो हाथ पैर सर, ठीक है, वो तो बात अलग है। माइंड यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मेटाफोरिकल टर्म में बोला गया है जो कि सोल है। ठीक है, सो मोनिज्म का क्या मानना है, मोनिज्म या मोनिस्ट लोगों का क्या मानना है कि जो माइंड है एंड बॉडी जो है वो सेम है, सेम चीज है, एक ही है, कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। पर ड्यूअलिज्म भी लाइक, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे। सो दे सेड कि माइंड एंड बॉडी आर डिफरेंट। ठीक है, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ टू इट, इज देयर एनी एविडेंस, इज देयर एनी एक्सपेरिमेंट टू इट, नो, नथिंग। ये फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी में आप बड़ी बड़ी चीजें बोल सकते हो। माइंड बॉडी डिफरेंट है जी, माइंड एंड बॉडी सेम है जी। हमारे यहाँ इन ईस्टर्न थीज में अगर हमारी फिलोसॉफी अगर ये लोग पढ़ेंगे ना, ये मोनिस्ट और ड्यूअलिस्ट लोग, खून के आंसू रोएंगे। मतलब हम ईस्टर्न में जनरली, हम ईस्टर्न में क्या बोलते हैं, आत्मा
मन, बुद्धि, ये मैन नहीं है, मन, बुद्धि और शरीर अलग है। होता है सब एक रथ में, एक शरीर में ही है, बट आत्मा परमात्मा का अंश है। मन जो है वो शरीर का सारथी है, शरीर को जहां जहां लेके जाता है, सेंसेस को कंट्रोल करता है, सेंसेस में जाता है, बेसिकली ऐसी कुछ बात है। और बुद्धि जो है वो पुरुष ऐसे तत्व कुछ कहा जाता है। इसमें वो थोड़ा सा और विस्तार में हम ईस्टर्न साइकोलॉजी और थोड़ा अच्छे से मैं पढ़ के आऊंगा और थोड़ा अच्छे से मैं बात कर पाऊंगा, बट ये मोटी मोटी चीजें हैं। तो यहाँ तो एक दो तीन चार, चार तो फोरिज्म, फोइज्म ऐसे कुछ बोलेंगे हम इस चीज को, बट ठीक है, ये कोई ऐसा है नहीं, ये तो अभी मैंने आपको समझाने के वास्ते बताया, बट ये ऐसी कुछ चीज, मतलब ऐसा कोई फोइज्म या ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सो गलत मत समझना। सो ये एक पूरा का पूरा डिबेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बिलीफ है। और इस बिलीफ को दो भागों में डिवाइड, जैसे कि मोनिज्म और ड्यूअलिज्म। तो जो भी इस तरह मोनिस्ट फिलोसॉफी या मोनिस्ट थॉट को मानते हैं, बिलीफ को मानते हैं, तो वो सारे मोनिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन मोनिस्ट कहलाते हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो भी लोग ड्यूअलिस्ट को मानते हैं, डुअलिज्म को मानते हैं, तो वो सारे के सारे डुअलिस्ट कहलाते हैं, डुअलिज्म को मानने वाले। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये पहली बात तो ये क्यों ऐसे लोग हैं, मतलब ये क्यों दे व्हाई देयर इज अ डिबेट एट द फर्स्ट प्लेस, व्हाई पीपल आर बिलीविंग कि भाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड माइंड, देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉडी। इसका हम थोड़ा जवाब ईस्टर्न वाले में समझने का पूरा प्रयास करेंगे, वेस्टर्न वाले में सोचने का, समझने का प्रयास हम करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ हम जैसे कि एंशियंट ग्रीक व्यूज के बारे में जैसे हम बात करते हैं, उसमें सबसे एक मेरा फेवरेट है होमर, जिसकी ओडिसी और इलियाड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट महाकाव्यों में से आती है। ये जो ट्रोजन हॉर्स की जो कहानी है, लॉर्ड ऑफ रिंग एंड समथिंग लाइक दैट, बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं, बहुत खूबसूरत ये मूवीज है। आई एम लाइक देखने चाहिए, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग। एंड सेम अगर हम देखें थोड़ा ईस्टर्न वाले में, तो वी विल गेट टू नो अबाउट महाभारत एंड रामायण एज अ महाकाव्य, भी बड़े खूबसूरत है। मतलब the form of literature and form of everything is like mirror to the society, and we can learn so much psychology, so much human behavior into all this literature। मैं लिटरेचर की क्लास में जब जाया करता तो मेरे प्रोफेसर हमको बोलते थे कि अगर तुम्हारे को सच्ची साइकोलॉजी या सच्चे चीजों को जानना है ना, तो सोसाइटी को जानो, और अगर सोसाइटी को अगर जानना है ना, तो लिटरेचर को जानो, लिटरेचर को पढ़ो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग my professor told me, and that's what I am doing, being I did my bachelor's in English literature, हाँ, by the way। so yeah, so इसमें हमको होमर के ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट हमको पता चलता है, हम साइकोलॉजी के इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तब हमको ये चीज पता चलती है कि जो ग्रीक वर्ड्स है, जैसे कि फ्यूरी, रेज, ठीक है, व्रेथ ऑफ गॉड, व्रेथ ऑफ एचिलीज, तो ये सब जो चीजें हैं, जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनास है एक ह्यूमन बिहेवियर के, ठीक है, ये इमोशंस है, इन सब के बारे में हमको जो बातें जो पता चलती है, ये सारी फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहली पहली जो बातें हैं, अब वो ये होमर के इलियाड और ओडिसी से हमको ये सब चीजें मिलती है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सो साइकोलॉजी के जितने भी पर्सपेक्टिव है, जितने भी कॉम्पोनेंट्स है, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ वी विल मूव अहेड। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट ग्रीक, तो हिपोक्रेटिस का नाम कैसे ना आए, ऐसा हो सकता है। हमारे पता है हिपोक्रेसी, सो मैं समझ कि यार वो बड़ा हिपोक्रेट आदमी रहा होगा, मतलब डबल ढोल के रहा होगा, इसीलिए उसको हिपोक्रेटिस बोला जाता है, या उसमें से वो वर्ड डिराइव हुआ। फिर पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हिपोक्रेटिस की ओथ होती है, डॉक्टर लोग लेते हैं, ठीक है। सो या इज अ फादर ऑफ मेडिसिन, बट व्हाई ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब ऐसा तो उन्होंने क्या कर दिया। और लोग सुपरस्टिशियस को मानते थे, मैजिक हो गया ऐसे मानते थे, रिलीजन के बेसिस पे मानते थे कि भाई इसके कुछ कुछ चढ़ गया है, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट हिपोक्रेटिस ने क्या किया, ही डिड सेपरेटेड दिस, ही डिड सेपरेटेड कि ब्रो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, सुपरस्टिशन, मैजिक, रिलीजन सब अपनी जगह है बेटा, ये सब ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ना ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को इसने बोला है ह्यूमर्स, ठीक है। ये ह्यूमर्स होते हैं जिनका अगर बॉडी के अंदर किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से अगर ये ह्यूमर्स इम्बैलेंस अगर हुए, तब इंसान में इलनेस पैदा हो सकती है, ठीक है। सो ही डेवलप्ड थियोरी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है, जिसमें ये
इलनेस और इन सब की इसने बात की थी। जो गैलन था उसी ने यही थियोरी को और डेवलपमेंट किया और उसने फिर थोड़ा पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट का थोड़ा सा क्या बोलता है आउटलुक उसको दे दिया। ठीक है, अब वो थियोरी क्या है थोड़ी सी हम विस्तार में देखते हैं। सो या ये थियोरी है, ये ऐसा कार्टून बनाया है आपको समझने के लिए, गूगल से लिया है मैंने। ठीक है, तो बेसिकली जो चार ह्यूमर्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सो बेसिकली ये जो ह्यूमर है, ह्यूमर मतलब वो ह्यूमर नहीं है, वो हंसने वाला ह्यूमर नहीं, ये अलग है। ठीक है, सो ये पहला है सैंग्विन। ठीक है, ब्लड जिसको बोला जाता है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेगमेटिक। ठीक है, ये चार प्रकार के ह्यूमर होते हैं। तो हिपोक्रेटिस का क्या कहना था कि जो चार जो ह्यूमर है, ब्लड मतलब सैंग्विन, कोलेरिक, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम, ये सब क्या है, अगर ये इनका अगर कुछ डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस हुआ तो डिजीज हो सकती है, इलनेस हो सकती है। ठीक है, बट गैलन ने क्या किया, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको थोड़ा सा पर्सनैलिटी ट्रेट्स और टेम्परामेंट का थोड़ा बताया। तो जो भी ब्लड जिसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो वो सैंग्विन नेचर का है। सो बेसिकली सैंग्विन एसोसिएटेड विद बीइंग वार्म हार्टेड, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, गरम खून का जोशीला आदमी। देखो, गरम खून का जोशीला आदमी, थैंक्स टू हिपोक्रेटिस, थैंक्स टू गैलन, ये डायलॉग वही से आया है। गरम खून का जोशीला आदमी है, तगड़ा आदमी है, चौड़ा आदमी है, मतलब सो सो लाइक दैट। एंड सिमिलर टू दिस, जो कोलेरिक, जो ज्यादा थोड़ा पीलापन थोड़ा पीलापन अगर बढ़ जाता है तो एनर्जेटिक हो जाता है, फ्यूरी, पैशनेट होता है। मेलांकली कि भाई ब्लैक बाइल, सैड, फियरफुल, शायराना, मतलब दुखी आदमी शायराना बन सकता है बेसिकली। देवदास, आर्टिस्टिक, डिप्रेस्ड कर ये मेलांकलिया हो जाता है ब्लैक बेल अगर। फ्लेम फ्लेम कफ बलगम। ठीक है, तो ये अगर अगर ज्यादा अगर ये बढ़ गया तो बेसिकली वो आदमी कैसा होगा, स्लो हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, शाय, रैशनल, कंसिस्टेंट, मतलब हल्का फुल्का शांत स्वभाव का इंट्रोवर्ट आदमी बेसिकली देखा जाए तो। सो मैंने फिर एक सो फिर मैंने एक नीचे क्वेश्चन पूछा है, इज इट little bit similar to Tridosha theory of Ayurveda? And I said yes, it is actually। so Tridosha theory of Ayurveda क्या कहता है कि वात, शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का अगर इम्बैलेंस अगर हुआ तो आपके बॉडी के अंदर डिजीज पैदा हो सकते हैं। और उसी के जैसा त्रिगुना पर्सनालिटी ऑफ थियोरी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, कि जो तामसिक है उसमें एक प्रकार का वात पित्त ज्यादा होगा, कफ ज्यादा होगा, ऐसे सब। सो इट इज मोटा मोटा थोड़ा बहुत, तो देखो वर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट बेसिकली अगर हम देखा जाए तो फिलोसॉफी या कंसेप्ट तो दोनों का सेम ही है ना। सो दिस इज व्हाट द थियोरी ऑफ ह्यूमर्स बाय हिपोक्रेटिस एंड गैलन। अब हम आगे चढ़ते हैं, अभी भी एंशिएंट ग्रीक ही चल रहे हैं हम लोग। एंड नाउ सो द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन नॉलेज। सो बेसिकली पहले लोग क्या बोलते थे, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज आई मीन स्टडी ऑफ द सोल। इस सोल की स्टडी करना, मतलब लाइफ की, इंसान के अंदर जो सोल है, स्टडी ऑफ माइंड। मतलब यहाँ पे कोई बिहेवियर की बात नहीं है, यहाँ पे कोई डिसऑर्डर्स की बात नहीं, कुछ नहीं है। मतलब एक इंसान के सोल, आत्मा की हम अगर बात करें, जो कि बहुत मेटाफोरिकल, बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत वेग टर्म हो जाता है, उसकी बेसिकली स्टडी को कहा जाता था। थैंक्स टू विलियम वुंड, जिन्होंने थोड़ा एम्पेरिसिज्म और सेल्फ एक्सपेरिमेंट पे जो बातें की, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे साइंटिफिक स्टडी होने लगी। एंड नाउ वी कैन प्राउडली से दैट साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, सो आफ्टर हिपोक्रेटिस की बात की जाए तो उसके बाद सोक्रेटिस आते हैं। सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो के टीचर है। प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर है। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो किसके टीचर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के। अलेक्जेंडर ग्रेट के ये टीचर हुआ करते थे। ठीक है, सो यहां से ये तीन मूर्ति जो है, यहां से ये मोस्ट ऑफ द इन लोगों को ग्रीक फिलोसोफर्स कहा जाता है। और इन मोस्ट मोटी मोटी जितनी भी थियोरीज है, मोटी मोटी जितना भी वो आज के टाइम में हम जो सब चीजें पढ़ते हैं, ये इन्हीं तीन महापुरुषों की देन है, ऐसा जनरली माना जाता है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक व्यूज एंड फिलोसॉफीज। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। इन लोगों के क्या कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों के क्या बातें बोली है, वो हम अभी नेक्स्ट उसमें देखते हैं। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई जो सोक्रेटिस थे, जो कि ऐसा मानते थे कि जितना भी नॉलेज है वो लार्जली इनहेरिटेड है, मतलब सिंपली इनबॉर्न है। ठीक है,
और ये सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते थे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते थे। अब जो पहली जो वर्ड है कि वो मानते थे कि नॉलेज जो है वो इनहेरिटेड, मतलब बेसिकली इननेट नॉलेज है। ही वाज सपोर्टर ऑफ इननेट नॉलेज। एंड हाउ कैन यू से दैट ये जो नॉलेज है वो इननेट है, या मतलब पैदा हुआ है, ठीक है, इनबॉर्न, कि भाई बच्चा जो है वो अपनी माँ के पेट से ही सीख के सब कुछ चीजें आया, ये सब थोड़ा बहुत ऐसा मानते थे। अगर आप देखें जो डेप्थ परसेप्शन का जो फिनोमिना है, ये डेप्थ परसेप्शन, हम इसको फिलोसॉफी क्या, बहुत ज्यादा फिलोसॉफी हो गई है, बट हाँ इसको हम जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी और जो परसेप्शन है वो सब जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। बट अगर आप डेप्थ परसेप्शन का जब फिनोमिना देखो, जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो जो बच्चे ने किया था, किसने किया था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब देखना कि वो बच्चों को डेप्थ परसेप्शन के बारे में पता था, देन दे हैव द नॉलेज ऑफ डेप्थ, कि भाई कितना उम्दा है, तो वैसे जा नहीं रहे थे, ठीक है, बट दो बच्चे को इननेट नॉलेज था कि देर इज समथिंग लाइक डेप्थ, ठीक है। सो उसका परसेप्शन का नॉलेज था उन लोगों में। सो ये इसी बात को सपोर्ट करते हैं। टॉक अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन, ही वॉज वेरी मोरल गाय। आई मीन इन्होंने जहर पी लिया था बाद में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या आई नो इन्होंने जहर पिया था, मतलब क्यों पिया था वो उसकी कभी स्टोरी बाद में हम बात करेंगे, बट या ही डिड ड्रैंक। मतलब उनका कुछ था ऐसा कि मतलब या तो तुम देश से चले जाओ या तो जहर पी लो, बट नहीं मैं देश को नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं मरूंगा भी यहीं पे जीऊंगा भी, ऐसा कुछ था। उनको शायद जेल में डाल दिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। मैं थोड़ा और पढ़ के इसके बारे में चीज बताऊंगा कभी इन फ्यूचर। बट या ही वाज वेरी मोरल पर्सन, मतलब उनके लिए ऐसा ग्रे एरिया नहीं था, मतलब इज लाइक या तो तुम गलत हो या तो तुम सही हो, खत्म हो गई बात। ये लाइक तुम सही हो के भी गलत नहीं हो सकते, या तुम गलत हो के भी सही नहीं हो सकते। नो, यू आर गो रॉन्ग तो यू आर रॉन्ग, यू आर गुड तो यू आर गुड, यू आर बैड तो यू आर बैड, खत्म हो गई बात। मगज मारी नहीं चाहिए मगज, ठीक है। सो ही वाज लाइक जस्ट वेरी मोरल गाय, ही वाज ही मतलब ही वैल्यू मोरल वैल्यूज, ही ना बहुत ऐसे सज्जन आदमी थे, मतलब कैसे भी देखा जाए तो। उनका जो था ये सोक्रेटिक डायलॉग। सो सोक्रेटिक डायलॉग जो है वो थियोरीज में, सॉरी थेरापीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो क्या होता है, उसके पहले अपन ये डुअलिस्ट की और रैशनलिस्ट की बात कर लेते हैं। कि he was dualist, he believed that he was dualist and rationalist, से rationalist लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और इन सब से, ठीक है। और डुअलिस्ट कि he believed that mind and body are different entities. That's why because of this dualism and rationalism he supported inductive reasoning approach, pig, he particular to general. So he believe in this particular reasoning approach. So अब देखो ये देखोगे, पर ये सेम रीजनिंग यहाँ पे इसके डायलॉग्स में दिखते हैं। सोक्रेटिक डायलॉग ये जनरली क्या वाई क्वेश्चन करते हैं। ही यूज्ड टू आस्क सच वाई क्वेश्चन, ही यूज्ड टू आस्क। सो बेसिकली उनका क्या था कि वो रूट कॉज में जाना चाहते थे, वो से जनरलाइज करते भाई कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना अगर कुछ हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर चीज अगर है, सो उसका जनरलाइज टर्म क्या हो सकता है कि भाई वो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये उनका एक बेसिक थॉट प्रोसेस था, ये सब, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स उनके जो स्टूडेंट थे। सो उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो। अब मजे की बात है कि सोक्रेटिस ने अपनी जिंदगी में कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं लिखी। उनके जो जो स्टूडेंट थे प्लेटो, वही सब चीजें लिखा लिखा करते थे, वही सब चीजें उनको एज मद्देनजर रखते हुए लिखते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सोक्रेटिस, यू नो, गुरु है मेरे, मेरे टीचर है, तो मतलब क्या बात हो गई। तो इनके सारे व्यूज भी बहुत ज्यादा सिमिलर थे, डुअलिज्म, नो रैशनलिज्म, इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करना, इननेट नॉलेज को बिलीव करना कि भाई नॉलेज इज इननेट, इनबॉर्न है, ठीक है, इनहेरिटेड है, ये सब पे ये इनका भी सेम सेम मामला था। बट इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने चैरियट और केव की एलेगोरी दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेट में पूछते हैं जनरली, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शायद पूछते होंगे। तो चैरियट और केव की जो एलोगरी है, हम इसको वी विल ट्राई टू यू नो चैरियट की, बेसिकली चैरियट की जो एलिगोरी है उसको हम लोग फ्रॉइड एंड महाभारत के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो केव एलिगोरी के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले चैरियट की एलिगोरी के बात कर लेते हैं। सो हाँ, ऑल्सो ही बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ही टेक्निकली बिलीव दैट सोल एग्जिस्ट, ही बिलीव दैट रियली सोल एग्जिस्ट, ठीक है। तो चैरियट एलिगरी बेसिकली क्या थी कि जो ट्राईपार्टिएट नेचर ऑफ सोल होता है, त्रिगुना, बेसिकली ट्राईपार्टिएट नेचर ऑफ सोल। सो बेसिकली उन्होंने कहानी ऐसा कुछ बताया था कि एक रैशनल सोल है जो कि रथ के ऊपर बैठी हुई है, मतलब रथ के ऊपर बैठा हुआ एक नेचुरल सोल है, दो घोड़े बंधे हुए, एक घोड़ा नोबल है, ठीक है, एक घोड़ा बहुत ज्यादा नोबल है, और दूसरा जो घोड़ा है वो बेसिकली नोबल नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा काला घोड़ा है, तो वो बेसिकली वो थोड़ा यू नो नटखट है, थोड़ा
मतलब अच्छा बदमाश है बेसिकली, बदमाश है बेसिकली। ठीक है, तो ये ऐसा उनका मानना था। सो बट ये अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे फ्रॉइडियन के साथ तो हम देखेंगे। सो अगर हम इसको फ्रॉइडियन के साथ अगर रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ईगो, ठीक है, सुपर ईगो एंड इड, तो मान लो ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पे घोड़ा नंबर वन, यहाँ पे घोड़ा नंबर टू। ठीक है, तो ये जो रैशनल सोल है, ये जो रैशनल सोल है, वो हम कह सकते हैं बेसिकली इट्स ईगो। ठीक है, जो ये अच्छी सोल है, जो मोरल सोल है, जो घोड़ा, जो सफेद घोड़ा था जो, ठीक है, वो मोरल सोल है, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं सुपर ईगो। ठीक है, जो कि मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सुपर ईगो। ठीक है, और ये थोड़ा एपेटाइट बेसिकली ये नो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थोड़ा बदमाश है, थोड़ा घोड़ा यहाँ वहां दौड़ता रहता है। ही वॉज टर्म्ड एज ब्लैक हॉर्स। ठीक है, सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इड कह सकते हैं कि इड जो है वो बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जो ईगो है वो बेसिकली इन दोनों को क्या बोलता है, मीडिएट करता है, दोनों को संभालता है, ये डोमिनेट ना करे वो डोमिनेट ना, बेसिकली वो एज अ मीडिएटर काम करता है। सो वी कैन सी कि जो फ्रॉइड है, जो इसकी जो ईगो सुपर ईगो की जो थ्योरी है, ट्राइपार्टाइट थ्योरी, ये प्लेटो की ये चैरियट की एलेगोरी से आती है। बेसिकली चैरियट एलेगोरी यही कहती है मोटा मोटा कि जो एक इंसान है, एक सोल है, उसके तीन तीन प्रकार के जो गुण होते हैं, या तीन प्रकार के जो नेचर होते हैं। अगर अगर हम इसको थोड़ा सा महाभारता, ठीक है, अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि ये मान लो ये अर्जुना बैठा है, अर्जुना बैठे हैं ये, ठीक है, ये ऐसा उनके माथे पे, श्री कृष्ण के माथे पे जो मोरपंख होता था, ये है मोरपंख वाले हमारे श्री कृष्ण। ठीक है, और ये है पांच घोड़े, फाइव सेंसेस वाले। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे जो पांच सेंसेस के जो ये हॉर्सेस है, इनको हम कह सकते हैं, जो मतलब बदमाश मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट हम इनको कह सकते हैं इड़। बिकॉज वो बहुत आजकल वो मीम्स में आता है या रील्स में हम देखे कि मन है शरीर का रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए, तो वो जो घोड़े दौड़ते हैं बेसिकली सेंसेस। एंड सेंसेस जो है, टेक्निकली देखा जाए, जो सेंसेस है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंसेस डू सीक द प्लेजर इन सराउंडिंग, राइट। सो ये हम इसको इड कह सकते हैं। अर्जुन जो है, ही इज अ नोबल पर्सन, ही इज अ वेरी लर्नड मैन, तो हम इसको रैशनल सोल की तरफ देख सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर ईगो, बड़ा मोरल आदमी था। ठीक है, अर्जुन। और ये जो है इड, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सॉरी इड नहीं, ईगो। ठीक है, ईगो जो कि रियलिटी, श्री कृष्ण डेफिनेटली वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल कि भाई सामने अधर्मी लोग खड़े हैं, उनको तुमको वध करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली ही, श्री कृष्ण इज टेक्निकली, दिस इज अ मेटाफोरिकल, ये मतलब ये मेटाफोरिकल, ये मेरा थॉट है ऐसा, ये बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई दिस इज माय थॉट प्रोसेस कि आई एम जस्ट रिलेटिंग दिस चैरियट एलिगोरी ऑफ श्री प्लेटो विथ महाभारत का जो ये मेटाफोरिकल चीज, मतलब महाभारत इज नॉट मेटाफोरिकल, ये मेटाफोरिकल भी हिसाब से, कि श्री कृष्ण बीइंग एन रियलिटी प्रिंसिपल सोल। ठीक है, ये जो ईगो है, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो ईगो है वो अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनको वो ईगो ना पता हो तो वो अहंकार नहीं है, ये एक टर्मिनोलॉजी है फ्रॉइड ने दी हुई, इसका टोटली मतलब अलग है, डिस्क्लेमर। ठीक है, हाँ। सो ये जो है, ठीक है, तो ही इज बेसिकली मीडिएटिंग बिटवीन द सेंसेस, द फाइव हॉर्सेस, द इड एंड द सुपर ईगो हु इज अर्जुना, हु इज अ मोरल सोल। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ये शायद ऐसी चीज है, बिकॉज सी द ब्यूटी ऑफ दिस चैरियट एलिगोरी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। केव एलिगोरी भी ऐसी है। केव एलिगोरी थोड़ा मुझे पता है, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो केव एलिगोरी इज बेसिकली क्या है कि एक केव है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऐसे चार पांच लोग होते हैं, उनको केव की तरफ ऐसे बांध के खड़ा कर दिया जाता है, उस तरफ आग बाग लगी होती है।
तो जो भी लोग यहाँ से गुजरते होते हैं तो उन लोगों को उनकी परछाई दिखती है, जो लोग जो यहाँ से गुजरे, सुंदरता जो है, जो लोग उनकी परछाई दिखती है। सो जो भी लोग केव में बंधे हुए हैं उन लोगों को कुछ भी हरा भरा दिखता नहीं है, उनको कुछ भी लाइट नहीं दिखती, उनको सिर्फ लोगों की परछाई दिखती है, सब काला काला दिखता है सब कुछ बेसिकली। तो उसमें से क्या होता है कि आदमी गलती से अपना हथकड़ी खोल के एकदम से वो सुंदरता की तरफ देखता है, ही वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, अरे बाप रे इतनी दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, इतना इतना सुंदरता हो सकती है। एंड वो फटाक से वो उस डर के मारे वो वापिस इसको बांध अपने आप को वापिस केव की तरफ बांध के वापिस वो परछाई को देखे, मतलब उससे वो सुंदरता हजम नहीं हुई उससे। वो कभी कभी वो ट्रुथ जो होता है कि भाई दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, दुनिया इतनी अच्छी हो सकती है, वो कभी कभी ट्रुथ हजम नहीं होता है इंसानों को। और बस वही वो जो जो गलत चीज है या जो भी वो बेकार चीज है उसी में लोग पड़े रहते हैं, करते रहते हैं, मतलब ये ना, ये चीज है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटो के द्वारा अपनी बताई गई चीज है। नाउ विल मूव टू द लास्ट थिंग। अपन अब बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में फाइनली। यहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ सारी की, इसमें बाद में फिर भी यूडेमिया, जो परमानंद को बोला जाता है यूडेमिया, ठीक है, और यू नो और एक वर्ड है वर्शु, ये सब चीजें शायद सोक्रेटिस वाला ही है, ठीक है, परमानंद और वो सब चीज सोक्रेटिस की है, मतलब उन्होंने ये सब चीजें थियोरी ऑफ फ्रॉम और समथिंग लाइक दैट उन्होंने दिया था सोक्रेटिस ने, ठीक है। सो या अभी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल जो है, तो ये तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा लिखा है, ये आपकी जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट खींच सकता है, बट बेसिकली क्या है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी को, बिकॉज ही कंट्रीब्यूटेड इन हिज बुक्स लाइक अबाउट स्लीप, ड्रीम, सेंसेस, मेमोरी, यू नो, बट इन हिज फिलोसॉफिकल वे। But the most important thing is he supported monism. He supported deductive reasoning and he supported empiricism. He didn't believe that mind and body are different. He believed that mind and body is same. They both are same. He also believed that there is a deductive reasoning. He didn't rejected the inductive reasoning. Okay, he didn't rejected the rationalism, but he supported empirism. He supported deductive reasoning. उनका मानना था कि भी जो भी हम चीजें देखते हैं, जो भी हम चीजें समझते हैं, जो सराउंडिंग में जो हमारे सामने आंखों के सामने जो दृश्य हो रहा है वही सच है, वही इसी को हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, इसी चीज को हम अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनके जो कुछ कुछ व्यूज थे वो जॉन लॉक्स के टेबुलर आसा के जैसे थोड़े से सिमिलर थे, लेकिन ये भी मानते थे कि देयर इज नो इननेट नॉलेज। जो टेबुलर आसा इज लाइक वी born as a blank slate, ठीक है। सो ऐसा खाली स्लेट की तरह हम पैदा होते हैं, फिर उसमें हम हमारे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से हम हमारे चीजों को लिखते हैं, हमारे हाथों में है हमारा क्या बोलते हैं किस्मत, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो इनका थोड़ा बहुत व्यू, बट ये बात नहीं कि टेबुलर रसा का जो कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही गेव द कंसेप्ट, और टेबुलर रसा का जो कंसेप्ट है इट वाज गिवन बाय जॉन लॉक, ठीक है। बट जो मोटी मोटी जो थॉट प्रोसेस है कि ही डिडंट बिलीव इन इननेट नॉलेज, इन नॉलेज इज ऑलवेज गेन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, यू नो, एम्पेरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, तभी वो नॉलेज आप गेन करोगे। और एम्पेरिसिज्म का बहुत बड़ा रोल है बिहेवियरिज्म में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट यू नो जो सामने घटित हो रहा है उसी के ऊपर जो हो रहा है वो बिहेवियरिज्म है बेसिकली। सो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, और ये सब मोटा मोटा इनके थॉट है, इनके कंट्रीब्यूशन है, इनके, ठीक है। with this अब देखते हैं आगे क्या है। तो या with this it will be continued because we will discuss about western philosophical views, फ्रांस ब्रेंतानो, यू नो, अच्छे से क्यों नहीं लिख रही है, हाँ ब्रेंतानो, फिर कांत, फिर अपना और कौन है रेने देकारते, इन सब के बारे में और भी बहुत लोग हैं फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी इनके बाद है, मतलब जो ग्रीक फिलोसॉफर उनके बाद अब एकदम प्रॉपर से ब्रिटिश यूरोप इन सब के बारे में हम बात करेंगे, उसकी कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। एंड आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम यू नो दिस टू बुक्स एज वेल एज वाईटी में से, यूट्यूब के कुछ मैम के उनमें से मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया है। एंड थैंक यू वेरी मच, आई really appreciate your time. Thank you very much.